नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान से मुख्तलिफ सवालात करते हैं। ख़ास तौर पर मिल्लत को जो दरपेश मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू की जाती है। कई सवालात ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और उसके तशफ़ी बख्श जवाबात भी न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान हमें देते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर सारी दुनिया में आप देखेंगे कि कोरोना वायरस अपनी लिपेट में ले रखा है सारी दुनिया को, हिंदुस्तान को, और बहुत ज़्यादा मईशत भी तबाह व बर्बाद हो गई है सारी दुनिया की। बहरहाल आपको ये भी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हिंदुस्तान में भी हालात किस कदर संगीन है। एक तो कोरोना वायरस है और दूसरा फ़िरका परस्ती का वायरस है, तासुब व जानिबदारी का वायरस है जो तबाही व बर्बादी मचा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ शायर मशीख अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं और ये हमारी रिवायत भी है। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। तो बहरहाल हम आपसे बात करने से पहले ये बताना चाहेंगे कि आज हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा एक हथनी का चर्चा है और बहुत ज़्यादा उसके बारे में कहा जा रहा है। हामिला हथनी, वो तो हलाक हो चुकी है लेकिन लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमदर्दी का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन इंसान भी है दूसरी तरफ, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। आखिर क्या है ये? हथनी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर देखेंगे तो जुनूबी केरला का वाक़या है जहाँ पे ये हथनी को एक पाइनएप्पल में, अनानास में जो बारूद भरा जाता है वो खाने से हथनी के जिस्म में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद चूँकि जहाँ जहाँ से भी अनानास का रास्ता था पेट तक जाने का वो डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा सकी और शायद गर्मी ऐसी थी या कमज़ोरी तो थी जिसकी वजह से उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट ये बताती है कि कमज़ोरी की वजह से मौत हुई। लेकिन वो अपने आप को गर्मी की ताब ना लाते हुए पानी में तक उतर गई थी। ये बात ठीक है, यकीनन मैं मानता हूँ कि ये इंसानियत बल्कि एक हैवान का काम इंसान के ज़रिए हो गया है। उसको भी कम्युनल बनाने की एक कोशिश हुई है। लेकिन आप देखिए कि हथनी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप हाथी के वास्ते प्रकाश जावड़ेकर जो मरकज़ी वज़ीर है वो ये कहते हैं कि हम खातियों को पकड़ लेंगे, खातियों को सज़ा देंगे, कैफ़े किरदार तक पहुंचा देंगे। ये सब जज्बाती बात तो आप कर दिए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये अनानास आया कहाँ से? सबसे बड़ी बात यह है कि अनानास आया कहाँ से? अनानास का इस्तेमाल जो होता केरला में ख़ास तौर पे, चूँकि केरला में कॉफ़ी और टी प्लांटेशन ज़्यादा होता, तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो जंगली सूअर जो होते हैं वो आके, अगर वो चूँकि झुंड में रहते सूअर, शेर तो अकेला फिरता लेकिन सूअर झुंड में रहते, तो आप देखिए कि झुंड में आके पूरी फसल को तबाह और बर्बाद कर देते। तो उनको रोकने के लिए ये अनानास वहाँ पे रखा जाता ताकि वो खा के ब्लास्ट हो, जो भी हो, बहरहाल मर गया तो फिर दूसरी बार वो खेत में नहीं आना चाहिए। इत्तेफाक ये हुआ कि ये हथनी वहाँ से गुजर रही थी और वो ये अनानास खा ली, जिसकी वजह से हथनी मर गई। अब मगर ठीक है, ये हथनी का वाक़या हुआ। हथनी का वाक़या जिस तरह मीडिया में छाया रहा, या बीजेपी के चाहे वो मेनका गांधी हो या प्रकाश जावड़ेकर हो, ये इन लोग भी इसलिए इनको जो शय मिली है चूँकि वहाँ पे एक ये अनानास बनाने वाला जो था वो मुसलमान साहब थे, तो उसको लेके वहाँ पे कम्युनल कार्ड खेलने की फिर एक कोशिश हुई बीजेपी की तरफ से। लेकिन आप देखिए कि ये बीजेपी की तरफ से आप हथनी का मामला इतना संगीन रुख इख्तियार किया गया कि आप खाती को पकड़ेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन उसी तरह अगर आप देखेंगे तो उसी को बरक्स आप ले लीजिए कि इंसान की भी तो अहमियत होती है। बिल्कुल। आप हथनी की अहमियत की बात कर रहे हैं, लेकिन सफ़ीरा गुजरगर जो जामिया मिलिया की तालिबा है, 21 हफ्तों की प्रेग्नेंट है, और आप देखिए कि मतलब आधी जो प्रेगनेंसी की जो 9 महीने रहते हैं उसे आधा वक्फा तो गुजर गया है और उसे पीसीओडी की शिकायत है। तो उसके बावजूद भी वो अपनी बेल के लिए जब दरख्वास्त दाखिल करती है पटियाला कोर्ट में, तो ये कहा जाता है कि नहीं, आपका ताल्लुक़ दिल्ली राइट्स में आप इश्तियालंगेज़ी किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर ये इंसान के साथ एक रवैया है और हथनी को बचाने के वास्ते या हथनी के मर जाने पे आपका ये रवैया है, तो ये दोहरा रवैया जो बीजेपी का है, ख़ास तौर पे ये हेट पॉलिटिक्स करने वाले, ये कम्युनल वायरस जो रखने वाले हैं अपने दिलों में, उन लोगों के ये रवैये से मैं समझता हूँ कि
सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान का हो रहा है। जी जी जी। एक सवाल, जैसे कि बहुत ही प्यारी बात आपने कही है, और नाज़रीन आपको बता दूं कि न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान ने जिस अंदाज में कहा है कि हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्ती का वायरस इस कदर ज़ोर पकड़ गया है कि एक हामिला हतनी हलाक होती है तो चीखो पुकार शुरू होती है, उसके हमदर्दी का इज़हार किया जाता है, लेकिन सफूरा जरगर जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की तालिबा है, जो भी हामिला भी है, वो अगर गिरफ्तार कर ली जाती है तो उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। बहुत प्यारी बात आपने कही है, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि एक तरफ सफूरा जरगर है, लेकिन आपने देखा कि अखलाक से लेकर आज तक जो वाक़यात पेश आए हैं उसके मामले में हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर चुकी है। नहीं, गवर्नमेंट की जितने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, अगर देखें तो उनका वन वे एक ही साइड से इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस चल रहा है। जी जी। चाहे वो पहलू खान हो, अखलाक हो, इम्तियाज़ हो, जुनैद हो, ये पूरे अगर वाक़यात गिनेंगे तो आप देखिए कहीं पर भी कोई एक रास्ता दिखने की जो बात है वो रास्ते को डेड एंड पे लाके छोड़ दिए हैं। जी जी। पूरे केसेस वहीं रुके हुए हैं, और बात आती है किसकी, ये हथनी की बात आती है। जी हाँ जी हाँ। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश ये करिए, आप ये कहते हैं कि लिबास से हम पकड़ लेंगे जी जी, लोगों को, ईवीएम का खटका जोर से दबाओ, जी। ये सब बात आप अपनी जगह करें, लेकिन जहाँ पे मामला आता है कम्युनलिज्म का, तो आप यकीनन कम्युनलिज्म को फ़रोग़ दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल ये तो रही हथनी की बात रही, लेकिन ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस ने हिंदुस्तानी मईशत को तबाह करके रख दिया है। आप क्या समझते हैं? नहीं, कोरोना वायरस देखिए ये ऐसी बात यह है कि पूरी आलमी सतह पे अगर देखेंगे तो हर मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस की कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो हर वक्त रही हैं। आप देखिए उसमें ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में यकीनन मैं ये मानता हूँ कि हमारा क़ुव्वत दिफा जो होता है हमारा ज़्यादा ताकतवर होता है बनिस्बत कि कोई यूरोपियन कंट्री के या अमेरिका में भी अगर आप जाएंगे तो यकीनन अगर मईशत को बर्बाद किया गया है तो मैं समझता हूँ कि यकीनन कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, लेकिन अनप्लैंड लॉकडाउन की वजह से, ख़ास तौर पे अनप्लैंड लॉकडाउन की वजह से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। माइग्रेंट लेबर का एक प्रॉब्लम हुआ है। आप देखिए कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 12 करोड़ बेरोज़गार हो जाएंगे। बात यह है, और इसमें यह है कि लोग 80%, एक सर्वे आया है कौमी सतह पे एक सर्वे हुआ है, उसमें यह आया कि जितने नौकरी पेशा लोग हैं वो अब प्रॉब्लम में आ गए हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी है तो कल एक वो दिया है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो लोग तनख्वाह नहीं दिए, जो कंपनीज तनख्वाह नहीं दिए हैं, उनसे भी आप कोई शिकायत या नहीं देने की पादाश में उन्हें कोई सज़ा नहीं दे सकते। तो हर एतबार से सुप्रीम कोर्ट भी कॉरपोरेट्स के साइड है, गवर्नमेंट भी कॉरपोरेट की साइड है। यकीनन ये जिस तरह 20 लाख करोड़ का जो पैकेज गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, आप देखेंगे तो वो किसी को फ़ायदा होने वाली बात नहीं। ऐसा है कि 15 लाख रुपए जैसा आपके अकाउंट में आ गए हैं, वो सोच के आप 20 लाख करोड़ का भी ये सोच लेके खुश हो जाना ही है। मैं नहीं समझता कि उससे कोई फ़ायदा होने वाला है। आप निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 2020 का जो बजट में जो मंजूरियाँ हुए थे वो सब पे रोक लगा दो नेक्स्ट ईयर तक। सिर्फ जो 2 चीज़ चलने वाले हैं वो एक है कि प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर स्कीम के तहत ही काम होने वाला है। तो मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर तक आप बल्कि अपने कैलेंडर से 2020 को आप डिलीट कर दे सकते हैं। तो ये साल कुछ होने वाला नहीं है सिवाय इसके कि लोगों की परेशानियों में इजाफा होने वाला है। जी, तो ये प्रॉब्लम आ गया। कल ही आपने देखा कि राहुल बजाज और राहुल गांधी की बातचीत हुई और जिसमें कहा गया है कि मईशत तो तबाह हो रही है और उन्होंने तनकीदें भी की है। तो आप क्या समझते हैं कि राहुल गांधी जिस अंदाज में माहिरीन से बात कर रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदा होगा? हाँ, देखिए अगर मैं तो ये कहूँगा कि राहुल गांधी को प्रोफेसर से भी बात करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल से बात करना चाहिए, स्टेट्समैन से बात करना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट से तो पहले भी बात किए हैं, अभी भी बात करें, लेकिन राजीव बजाज जी ने जो कहा है कि ये कहा है कि जो कोरोना वायरस की कर्व को फ्लैटन करना था, आपकी अनप्लैंड लॉकडाउन की वजह से पूरी जीडीपी की कर्व को फ्लैटन कर दिया। पूरी मईशत को बर्बाद करने का जो जिम्मा लिया है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के अनप्लैंड और जज्बाती बातों से आप ये बताने की कोशिश करें कि मैं
प्राइम मिनिस्टर तो हूँ, लेकिन डिक्टेटोरियल प्राइम मिनिस्टर की एक वो बताने की कोशिश की है यहाँ पे। आप रात में आए 4 घंटे की नोटिस पे बंद कर दिए, उससे हुआ ये कि कितने लाखों माइग्रेंट लेबर जो थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों की जो डेली वेज अर्नर्स थे उनको आज कसमपुर्सी की हालत में परेशान है। जो लोग नौकरी तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे ही मर जाएंगे बगैर रोज़गार के, बगैर खाने पीने की जो पहुँच होने के। तो डिलीवरी मैकेनिज़्म इंडिया में ज़ीरो है, मगर आप तख्लीद कर रहे हैं अमेरिका की, जहाँ पे हर चीज़ की, हर हरकत के ऊपर आपकी नज़र, उनकी नज़र होती है गवर्नमेंट की। यहाँ पे आपके कोई चीज़ पे नज़र नहीं है, आप अंधेरे में बैठे हैं और बस गोलियां चलाते चले जा रहे हैं। जी। एक बात जैसा कि आपने कहा है कि राहुल बजाज की जो मुलाकात हुई है और वो बहुत ही अच्छी मुलाकात रही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जिस अंदाज में राहुल बजाज ने कहा है कि जब वो अपने दोस्तों से या दोस्त अहबाब से बात कर रहे थे कि मैं राहुल से बात करने वाला हूँ, तो उन लोगों ने उन्हें चेतावनी दी और कहा कि मत जाइए वरना परेशानी में घिर जाओगे, तो इसका मतलब क्या है? तो नहीं, ये देखिए, जैसा कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था सीबीआई को, जब बीजेपी अपोजिशन में थी, अब हुआ ये कि पूरा हर एतबार से, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, हर एक का इस्तेमाल हो रहा है जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ तनखीद करते हैं। तो मैंने समझता कि कोई ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करने को प्रेफर है, इसलिए कि बात करने के लिए भी हिम्मत और जिगर का मामला है। तो इन्होंने, बजाज ने ये कहा है कि उन्होंने खुलकर मुखालिफत कर दी है गवर्नमेंट की। बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह राजीव बजाज ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा करते हुए मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़बान खोलने की ज़रूरत की। और आपको ये भी बता दें कि जैसा कि आमिर अली खान ने कहा है कि आज ये देखा जा रहा है कि जो कोई मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता है तो उसके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया जाता है। तो देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कि आखिर ये तहक़ीक़ात क्या होती है। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि जो भी मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता है उसके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात शुरू कर दी जाती है, और ये तहक़ीक़ात क्यों होती है, ये सवाल हम पूछते हैं न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान से। तो ये आखिर तहक़ीक़ात से क्यों डराया जाता है या इंतख़ामी कार्रवाई से क्यों डराया जाता है? देखिए, हर किस्म से खामोश बिठाने की जो कोशिश हो रही है, आप आज़म खां से लेके कहीं पर भी आ जाइए, सिवाय एक रुकने पार्लियामेंट के, बहरहाल हर कोई जो भी आवाज़ उठाया है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। चाहे उनके ऊपर केसेस डाल के, उन पर रेड करा के यूनिवर्सिटी बंद करा दी गई है, या उनके ख़िलाफ़ कोई ईडी के मुकदमात खोल के दुबई से ट्रांजैक्शन के उसमें, आसाम के मामले में आप जाके वहाँ फंसा दिए, यूपी में आप वो कर दिए हैं, मुंबई में कर दिए हैं। तो हर जगह ये सरकारी मशीनरी को अगर चाहे तो कहीं ना कहीं एक आदमी को परेशान करके छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप के खिलाफ अगर हम बोलेंगे तो बगावत की कार्रवाई की जाएगी या बगावत के मुकदमा? हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। वरना फिर आप आज़ाद छोड़ देंगे अगर हम तायद करेंगे? मतलब जहाँ पे आपका फ़ायदा है वहाँ पे उनको छोड़ देंगे। जहाँ पे अगर आपको ये पोटेंशियल थ्रेट नज़र आता है कि ये आदमी अगर ज़्यादा बोलेगा तो नुकसान हो सकता है, तो उसे अंदर डाल दिया जा रहा है जी, या कहीं ना कहीं फंसा के उनको ज़बान पे पाबंदी लगा दी जा रही है। तो यानी ज़बान पर पाबंदी तालाबंदी की तरह हो रही है। बहरहाल ये तो रही इंतखाबी कार्रवाई की, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आज तक मोदी हुकूमत जब 6 साल के दौरान आप देखेंगे तो कई लोगों के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज कर चुकी है, तो तमाम के तमाम उसके ये इंतखाबी कार्रवाई थी? हाँ, आप इंतखाबी कार्रवाई बोल सकते हैं जी। इसलिए कि जिस तरीके से दबाया गया है हर एतबार से, कि चाहे कोई भी हो, स्वामी अग्निवेश हो, अपूर्वानंद हो या आज़म खां हो, जी, कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो उनको रोकने के लिए जो कार्रवाई की गई है वो इंतखामी, यकीनन इंतखामी कार्रवाई।
जी जी, एक सवाल ये पैदा होता है, ये तो रही बात यानी इंतकामी कार्रवाई की, लेकिन क्या आप समझते हैं कि कोरोना वायरस भी हिंदुस्तान से इंतकाम ले रहा है? कोरोना वायरस पूरी दुनिया से इंतकाम ले रहा है। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस जिस तरीके से लोगों को क्रिपल करके रख दिया है, अपनी जगह से हलने का नहीं दे रहा है, वो वहाँ पे आके अमीर को भी गरीबी का एहसास हो रहा है, और गरीब तो खैर बेचारा और परेशान है। जी जी जी। और जिस तादाद से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो आप देखिए कि कोरोना वायरस में रोज़ाना तकरीबन हिंदुस्तान में अब 10,000 केसेस इन्फेक्शन के मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये एतबार से अगर हम देखेंगे तो इसलिए कि टेस्ट पहले हो रहा नहीं था, हर 10 लाख में 334 लोगों का टेस्ट इंडिया में हो रहा था। अब वो टेस्ट की तादाद बढ़ने से हर दिन 10,000 केसेस आज रजिस्टर हो रहे हैं। हिंदुस्तान शायद 12 दिन या 13 दिन में डबल फिगर क्रॉस कर रहा है। 1 लाख से 2 लाख जो पहुंचे हैं वो सिर्फ 12-13 दिन के गैप में ही आप डबल हो गए। अब 2 लाख से 4 लाख जो होना है वैसा हो जाएंगे। तो अगर हम यही बात करेंगे तो 275 अमवात भी हुए एक दिन में, सिर्फ एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 10,000 केसेस हुए हैं और 275 अमवात हुए हैं। और अब जो तादाद बड़ी है हिंदुस्तान में तकरीबन 2,35,000 के करीब हो गई है। जी जी जी। अब 2,35,000 से ये फिर 4,70,000 जो होना है 10-12 दिन में हो सकता है कि ये 4,70,000 को भी चले जाएंगे। और जो तेज़ी से हिंदुस्तान बढ़ते चले जा रहा, अब देखेंगे 7वां मुकाम हिंदुस्तान आज इन्फेक्शन में 7वां मुकाम पर है हिंदुस्तान। जिस तादाद से बढ़ते जा रहा है उससे ये हो सकता है कि बहुत जल्दी दूसरे फर्स्ट 3 छोड़ देंगे आप, इसलिए कि अमेरिका फर्स्ट है जहाँ पे ज़्यादा लोगों को भी वो हुआ है, तो उसके फर्स्ट 3 के बाद 4th में मुकाम पे तो बहुत जल्दी हिंदुस्तान पहुँच जाएगा। तो इतना खतरनाक रुझान बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब अलबत्ता जो रिकवरी रेट में है तो हम 8वें नंबर पे हैं, लेकिन अगर आप अमवात की तादाद के मुकाम देखेंगे तो हम 12वें नंबर पे हैं। जी जी। कम होने वाली तादाद नहीं है। जी जी जी। अलबत्ता ये है कि हम मलेरिया भी देखे हैं, वायरल फीवर भी देखे हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस पे काबू पा लेना इसलिए भी आसान नज़र आ रहा है। जी जी। लेकिन इन्फेक्शन तो यकीनन बढ़ रहा है। जी जी। और जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, मैं ये कहूँगा कि हमें समाजी दूरी बरकरार रखना ज़रूरी है, एहतियात के साथ चलना ज़रूरी है। जैसा कि आपने मुसलमानों की बात की थी, और नाज़रीन आपको बता दूं कि 8 जून से मुल्क भर में मसाजिद खोलने की इजाज़त दे दी गई है। तो सवाल ये पैदा होता है क्या मुसलमानों को क्या करना चाहिए, क्योंकि तमाम नज़रें मुसलमानों पर है, ख़ासतौर पर फ़िरका परस्तों की। देखिए, हथनी का जो केस है केरला को, उसको भी कम्युनल एंगल देने की एक कोशिश हुई है। जी जी। तो अब जबकि मनादिर और मसाजिद दोनों भी खोले जा रहे हैं या पूरे तमाम इबादत गाहों को खोल दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी ख़ास तौर पे हमारी ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि निस्फ पाकी निस्फ ईमान है जो हदीस है। जी जी बिल्कुल। उस एतबार से हमें ये भी सोच के चलना है कि हम मसाजिद भी अगर जाते हैं तो यकीनन सोशल डिस्टेंसिंग रख के काम करना चाहिए। जी। और ज़्यादा आप अगर जमगट्ठा जमा करेंगे तो ये फिर आके आपको कहीं ना कहीं, जिस तरह तबलीगी जमात के सेंटर को, निज़ामुद्दीन सेंटर को बदनाम किया गया, वैसा अब मसाजिद को भी करने की एक साजिश हो सकती है। तो बेटर ये है कि हम जितना ज़्यादा हो सकता उतना अच्छा है कि हम समाजी दूरी बरकरार रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो ये आसान रहेगा। जैसा कि आपने कहा है कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है और मुसलमानों को एहतियात बरतनी चाहिए। तो आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे भी वक़्त पेश आए हैं जहाँ पर गाय को हिंदू करार दिया गया है और बकरे को मुसलमान करार दिया गया है। तो ये बेवकूफ़ी नहीं है? नहीं, देखिए ये यकीनन बेवकूफ़ी है। हरा रंग मुसलमान का हो गया, ऑरेंज रंग हिंदू का हो गया। नहीं, मैं समझता हूँ कि हर रंग ऊपर वाले की तरफ से बनाया गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुरान में ये कहा गया है कि लकुम दीनकुम वलिया दीन। हम हमारे ताल्लुक से आप देख लीजिए, बजाय इसके कि आप किसी को गाली देने के, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के, अपना ख्याल, अपन एहतियात अगर कर लेंगे तो हम वो हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात कही है। और जैसा कि आपने कहा कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कोई मुसलमान ऐसा होगा जो दूसरे मज़ाहिब को बुरा बोलता होगा? देखिए, बोलने वाले तो बुरे हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटिक्स में अगर हम बात करेंगे तो यकीनन वहाँ पे मुस्लिम कम्युनल वायरस भी है, हिंदू कम्युनल वायरस भी है। जी जी। मुस्लिम पॉलिटिशियन वो अगर जहर फैलाता है तो हिंदू पॉलिटिशियन भी वही फैला रहा है। जी जी। अब देखिए, दिल्ली राइट्स के केस में अगर आप देखेंगे, अब कौन अनुराग ठाकुर का नाम ले रहा? नहीं ले रहा, बिल्कुल सही कहा। कौन कपिल मिश्रा का नाम ले रहा? कोई नहीं ले रहा। लेकिन जहाँ पे बात आती है वहाँ हम बैठ जाएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे तो ज़बान तलवार भी रखेंगे तो मैं नहीं कहूँगा।
आपको भाई वो सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, जी। जितना हो सकता आप न्यूट्रल रहिए, इसलिए कि आप इंसानियत की कदर करिए बजाय इसके कि हिंदू है मुसलमान है देने के। जी, बहुत अच्छी बात आप कही आप अगर भीख देते हैं तो ये थोड़ी देख के देते हैं कि लेने वाला हिंदू है या मुसलमान है। कभी नहीं गरीब सोचा आदमी आके मांगता, आप पैसे दे देते हैं। जी, जी। तो वैसा इंसान की अहमियत को अगर हम उजागर करेंगे तो ये कम्युनल वायरस ख़त्म हो सकता है। जी, जी, यानी ये टीका है समझिए कम्युनल जी हाँ, वायरस को ख़त्म जी करने हाँ। का। अब मोहब्बत मसाजिद, जहाँ तक मसाजिद खुलेंगे, मनादिर खुलेंगे, आप मसाजिद जाइए, कम्युनल वायरस से हिफाजत की दुआ करिए, मुसलमानों की बहुत नौकरियों कैसे, मुसलमानों की फलाह बहबूद कैसे दुआ, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों कैसे दुआ करिए। बिल्कुल सही इसलिए कि अगर हम खाली मुसलमान कैसे भी दुआ करना नहीं है, आप जब जिस मुल्क में रह रहे हैं उनके सब बाशिंदों को कैसे दुआ करना है। बहुत प्यारी बात कही है। अगर ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि फ़िरक़ा परस्ती का वायरस पर बआसानी काबू पाया जा सकता है। एक सवाल ये पैदा होता है, चलिए हम अपने शहर हैदराबाद फ़रख़ंदे बुनियाद की तरफ आते हैं और आप देख रहे हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान कोरोना से मुतासिर हुआ है, रियासत तेलंगाना भी कोरोना से मुतासिर हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि GHMC हुदूद से ज़्यादा केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं। जी, देखिए आप तेलंगाना का पॉपुलेशन अगर देखेंगे, जी, जी। तो तेलंगाना का पॉपुलेशन है 3.5 करोड़। GHMC में 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो यकीनन जब आप 3.5 करोड़ में, पूरी रियासत में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं और सिर्फ GHMC में 1 करोड़ लोग रहते हैं, तो यकीनन यहाँ से केसेस ज़्यादा आएंगे। जी, जी, जी। तो इसको भी कोई इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। जी, जी। आज अगर हम बात करेंगे तो ख़ास तौर पे मुस्लिम एरियाज़ में अगर जाएंगे तो वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से एहतियात करना ज़रूरी है। जी, जी। बजाय इसके कि हम मेल मिलाप, अपनी जो बेहरा रवी की ज़िंदगी है उसको अगर कम करेंगे तो इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। जी, जी। बात यह है कि आप मौत की बात नहीं है, जी। लेकिन यह है कि एहतियात ज़रूरी है। जी, जी। तो क्या आप समझते हैं कि अब फिर हमें जो अगले दौर आने वाला है उसमें सिर्फ कोरोना के साथ जीना पड़ेगा? दवा नहीं मिली तक, दवा नहीं बनने तक, देखिए अभी जो दवा की बात हो रही है, हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात हुई थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन नाकाम साबित हो गई। उसमें ट्रंप मंगा तो लिया अमेरिका को, मगर इस्तेमाल नहीं कर सक रहे। अब जो बात हो रही है वो रेमडेसिविर की बात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो रेमडेसिविर की भी कोई, अब सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इंडिया में ये है कि आप MRP उस पर फिक्स नहीं करें। तो कोई वो रेमडेसिविर 500 रुपये में भी दे सकता, 5,000 रुपये में दे सकता, 10,000 में भी दे सकता। जी, जी। तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगना चाहिए था, लेकिन फिल वक्त वो नहीं लगा। तो जब तक दवा, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की दवा नहीं निकलती, हमें कोरोना वायरस के साथ जीना है। दवा बनने के बाद, दवा तैयार होना, तैयार होकर मेडिकल शॉप्स तक आना, दवा, जब तक तो कोरोना वायरस रहने वाला है, उससे यकीनन 60 साल के ऊपर और 10 साल के नीचे के लोगों के लिए ख़तरा है। तो बेटर यह है कि एहतियात करना। जी, बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम की रिवायत रही है कि प्रोग्राम के आखिर में न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खां एक मैसेज देते हैं और वो मैसेज बहुत काम का होता है। तो आज क्या मैसेज देंगे आप? जी नहीं, जहाँ तक मैसेज की बात है, 1-2 वाक़यात हुए थे इस हफ्ते। देखा कि ख़ास तौर पे जो फ्रूट बेचने वाले होते हैं वो मुसलमान होते हैं, और वैसे ही एक दुकान पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जिस तरीक़े से जो लहजा था मुसलमान का, दुकानदार का बेचने वालों के साथ, उससे ये हो रहा था कि आप ना सिर्फ आप ये सोचना चाहिए कि हर एक को, चाहे ऑटो वाला क्यों ना हो, दुकानदार क्यों ना हो, या ख़ुद ज़ाती तौर पे कोई इंसान भी हो, आपकी अगर ज़बान नरम रहती है तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी आपकी बिरादरी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है। तो रवैया नरम रहना ज़रूरी है। तो खालिक से अच्छा ताल्लुक़ और मखलूक से अच्छा बर्ताव एक अच्छे सच्चे मोमिन की निशानी होती है। सिर्फ खा लेना, पी लेना और अच्छा काम करना ये नहीं होता, बल्कि आप दिल में अगर अपनी जगह बनाते हैं तो ये एक आपकी अच्छे होने की, आपके किरदार की एक निशानी होती है। लेकिन हम ये हो रहा है कि घर में भी हमारा जो रवैया हो रहा है वो बाहरी तौर पे भी हम उसे कर रहे हैं। आप बच्चे से जिस तरह बात करेंगे, बच्चा बाहर जाके वही लहजे में बात करेगा। तो बेहतर ये है कि हम अगर हमारा घर सुधार लेंगे तो बाहर भी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैलाई जा रही है उस पर कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हमें एक मदद मिल सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि आज के मैसेज में अपनी ज़बान को जिस तरह हम जितना ज़्यादा नरम रखेंगे और इनकिसारी के साथ अगर हम ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे तो किसी को उंगली उठाने की एक मौका भी नहीं मिलेगा। जिस तरह हथनी के केस को आप देखिए, चूँकि वहाँ का जो बारूद बनने वाला था, जो पाइनएप्पल में जो बारूद डाली गई थी,
वहाँ का आदमी मुसलमान था, उसे कम्युनल शक्ल देने की एक कोशिश की गई है। वे उसी तरह हर एतबार से हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। उस पे पाने के लिए पहले हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे तो फिर बाद में माशरा भी दुरुस्त होगा। बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया। बहरहाल नाज़रीन, इस मैसेज के साथ ही हम अपना प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया।